fake career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा मिशन है कि टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को हमें एजुकेट करना है, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देनी है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का साथ, और वो साथ आप ऐसे दे सकते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जी हाँ, वो है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इन 2025 जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं और फंडामेंटली अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फंडामेंटली वो किस तरह से जो है वो हाई ग्रोथ हैं और उनको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से जो है हम उसको अपने पोर्टफोलियो में जो है रख सकते हैं और उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये सारी बात करेंगे और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब। तो उनसे हम जानेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से उनको फाइंड आउट किया जाता है फंडामेंटली। थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। जी 1 मिनट जरा पॉज कर दें। जी सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ग्रोथ स्टॉक्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं और जो है 2025 में कौन से ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइए। जी देखें, अगर आपको ग्रोथ स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं हम्म। तो प्रॉपर ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। हम्म। और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप जो है वो टिप्स टिप्स के ऊपर काम करके या आप जो है टेक्निकल्स के चार्ट्स देख के या आप जो है ना वो ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस लेवल्स या आप कोई जो है ना डिफरेंट चार्ट्स वगैरह के मेथड्स के थ्रू हाई ग्रोथ फंडामेंटल स्टॉक्स को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम्म। क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही ये है कि आप उनका प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस का एनालिसिस करें। जब तक आप एक प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस का एनालिसिस नहीं करेंगे तो तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक्स को। अच्छा, इसमें जो है ना 2-3 तरीके हैं फाइंड आउट करने के। आप इसमें जो है ना वो टॉप डाउन अप्रोच भी ले सकते हैं या आप जो है वो बॉटम अप्रोच भी ले सकते हैं। जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बेसिकली ये होती है कि आप या तो टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि आप या तो आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे लेटेस्ट बिजनेस के ट्रेंड्स चल रहे हैं या कौन से ऐसे लेटेस्ट जो है ना ट्रेंड्स चल रहे हैं जो कि आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। आगे कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आगे जाके सक्सेसफुल होंगे, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, कौन से ऐसे चीज़ों को करने के तरीके हैं जो आगे जाके अडॉप्ट होंगे या सक्सेसफुल होंगे। तो आप फिर उन तरीकों को फाइंड आउट करने के बाद उन उन बिजनेस मॉडल्स को फाइंड आउट करने के बाद 1 मिनट पॉज कर दें। जी जी जी। जी
दो तरीके होते हैं, यानी कि आप एक बिजनेसेस या प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें जो आगे जाके सक्सेसफुल होंगे और जो कि दुनिया में या पाकिस्तान में अडॉप्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इस टाइम पे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है और इससे रिलेटेड पॉलिसीज भी आ रही हैं कि जो गाड़ियां हैं हमारी उनको पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट किया जाए, इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ना आ जाती हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं पे चार्ज होंगी, यानी कि बिजली की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि बैटरीज वगैरह जो बनती हैं गाड़ियों की, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली आप फिर किसी ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करें जो इस ट्रेंड के ये जो डेवलपमेंट चल रही है इसके ऊपर पूरा उतरती है। अब जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल एक हपको की है। हपको एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सेल कर रही है। आजकल उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सेल हो रही हैं BYD के ब्रांड के नाम से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हपको बिजली बनाने वाली कंपनी भी है, यानी कि और बिजली बनाने के साथ साथ वो हपको वाले चार्जिंग स्टेशंस भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लगा रहे हैं। तो देखें, इस तरह से आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू आपने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कौन से फंडामेंटल चेंजेस हैं जो कि किसी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए जिससे एक कंपनी को फायदा होगा, और उससे फिर हमने एक कंपनी पिक कर ली जो कि फ्यूचर में एक हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा टॉप डाउन अप्रोच का एक और तरीका भी होता है कि जो है ना बेसिकली आप इकोनॉमी के या बिजनेस के साइकिल्स को देखें कि इकोनॉमी के साइकिल जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो मुल्क है, वो बहुत बुरे इकोनॉमिक हालात से गुजरा है पिछले 2-3 सालों में। ऐसे और उसके बाद अब जो है हालात जो हैं वो यहाँ से बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, मतलब जा ही बेहतरी की तरफ सकते हैं, क्योंकि हालात काफ़ी बुरे थे। सही। तो जब हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं और बिजनेस का साइकिल इंप्रूव होता है, बेहतरी की तरफ जाता है, तो फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात कर लें, तो फिर आपने अगर ये एनालिसिस कर लिया कि आपको पता है कि जब बिजनेस के साइकिल इंप्रूवमेंट की तरफ हैं और सीमेंट की सेल्स इंप्रूव होंगी बाद में जाके, तो फिर आप विद इन सीमेंट सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं एक कुछ वैल्यूएशन टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि एक ईवी पर टन की वैल्यूएशन की टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सीमेंट कंपनी की जो सीमेंट बनाने की कैपेसिटी है उसके मुकाबले में उसकी वैल्यू कितनी है। तो उस वैल्यूएशन के ऊपर, यानी कि अगर किसी की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो इस कैपेसिटी के ऊपर, इस वैल्यूएशन टेक्निक के ऊपर जो कंपनी आपको सस्ती लग रही है या महंगी लग रही है, फिर आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी है जो है गरीबवाल सीमेंट, जो कि इस क्राइटेरिया में फॉल करती है, जो कि फंडामेंटली वैल्यूएशन के ऊपर एक अच्छी प्राइस के ऊपर, इस टाइम पे अच्छी वैल्यू के ऊपर आपको मिल रही है, और एक हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है अगले 1 या 2 सालों में, और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकती है। बाकी ये है कि फिर जो है हम लोग ये सारे की ट्रिगर्स या एक की शॉर्टकट्स या फंडामेंटल्स ज़्यादा डिटेल में आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को या स्टूडेंट्स को, अगर वो ऑप्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के लिए। इसके अलावा ये कि जो और डेफिनेटली ये है कि अगर हमारे कोई कोर्स के लिए ऑप्ट करता है तो उसको तो डेफिनेटली एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा, टॉप डाउन अप्रोच का भी, बॉटम अप अप्रोच का भी, और फंडामेंटली आप किस तरह से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके और बिजनेस साइकिल्स के थ्रू जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से
स्टॉक्स जो है बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं। सही। तो सर, सही। अच्छा सर, ये जो दूसरी अप्रोच आपने बताई है, बॉटम अप अप्रोच, ये क्या होती है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए कि जो है इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है इसको हम देखते हैं? देखिए, दूसरी जो अप्रोच होती है वो जो है बॉटम अप अप्रोच होती है। हम्म। यानी कि जो आप एनालिसिस करते हैं वो तो बहुत हद तक सिमिलर होता है हम्म। दोनों में। लेकिन ये है कि बस देखने का एंगल डिफरेंट होता है। यानी कि बेसिकली अगर आप जो है अ, अगर आप जो है ना किसी आई एम श्योर जो है ये चीज़ आई एम श्योर ये चीज़ जो है ना लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा करती हैं कि जब वो किसी इवेंट में जाती हैं या जब वो किसी गैदरिंग में मिलती हैं तो वो जो है अपनी जो फ्रेंड्स हैं या अपनी किसी कॉलीग से मिलती हैं या किसी गैदरिंग में जाती हैं तो वो दूसरे लड़कियों की गेटअप और ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं, जितना मुझे आइडिया है। तो कि मेरी फ्रेंड ने कौन क्या शूज़ पहने हुए हैं, क्या ड्रेस पहना हुआ है, क्या गेटअप किया हुआ है ओवरऑल। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखना शुरू करेंगे और आप सबसे पहले शूज़ को देखेंगे और उसके बाद आप देखते देखते ऊपर ट्राउज़र से लेके शर्ट तक आएंगे, तो तब भी आपको शूज़ और ट्राउज़र्स और शर्ट ही नज़र आएगी। या अगर आप ऊपर से देखना शुरू करेंगे, पहले शर्ट को देखेंगे, उसके बाद ट्राउज़र को देखेंगे और फिर शूज़ तक जाएंगे, तो तब भी आपको वही शर्ट, वही ट्राउज़र और वही शूज़ नज़र आएंगे, लेकिन एक देखने का एंगल डिफरेंट होगा। यानी कि आप दोनों तरीके से एक ही डिसीजन पे पहुंचेंगे कि ड्रेसिंग अच्छी है या बुरी है, लेकिन बस जो नज़र है वो एक एक में ऊपर से नीचे जाएगी और दूसरे में नीचे से ऊपर जाएगी। तो यही जो है ना ट्रिक इसमें भी है। जो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच में आप जो है ना किसी भी कंपनी के पहले नंबर्स देखते हैं। हम्म। यानी कि आप उसके पहले नंबर्स देखते हैं और आप उसकी जो है ना डिफरेंट वैल्यूएशन वगैरह देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने ईवी पर टन की वैल्यूएशन डिस्क्राइब की, जी। या मैंने डिफरेंट कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स चल रहे हैं उनको देख के, यानी कि आपको एक आपने कंपनी स्टडी की, उसमें नज़र आया आपको कि यानी कि उसके नंबर्स को स्टडी किया। जो जो टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें आप कंपनी के नंबर्स के ऊपर आखिर में आते हैं, लेकिन जी। बॉटम अप अप्रोच में आप कंपनी के नंबर्स को पहले देखते हैं और फिर ऊपर जाके उसके बिजनेस साइकिल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस वही सब होता है, सेम होता है, लेकिन बस देखने का तरीका डिफरेंट होता है। यानी कि एक ऊपर से नीचे होता है और दूसरा नीचे से ऊपर होता है। हम्म। यानी कि मैंने इंग्लिश की उर्दू कर दी। सही। तो बिल्कुल इसी तरह, मतलब एग्जैक्टली ये इंग्लिश की उर्दू भी अगर आप कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारी ऑडियंस में हर तरह के लोग हैं, अगर कोई उर्दू बेहतर समझता है तो वो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, समझना ज़रूरी है। ज़बान जो मर्जी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, ऐसे ही। सिंधी हो, पश्तो हो, सारी अच्छी ज़बानें हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉटम अप अप्रोच में ये होता है कि आप कुछ वैल्यूएशन के मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने अपने कोर्स में ये चीज़ आइडेंटिफाई भी की थी। जी। जैसे कि अ, जब हमने अपने कोर्स में, जो हमारा कोर्स का थर्ड बैच था, उसमें हम्म। हमने बैंक्स का एनालिसिस किया था। और अच्छा। बैंक्स के एनालिसिस में हमने प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर कुछ बैंक्स आइडेंटिफाई किए थे कि ये बैंक्स जो हैं वो सस्ते हैं, और उनके कुछ बेसिक नंबर्स का भी एनालिसिस किया था। और वो जो बैंक्स हमें अच्छी वैल्यू पे और सस्ते लग रहे थे उस टाइम पे, वो बैंक्स, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, अब तो हमारा जो है माशाल्लाह से फोर्थ बैच भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो हम्म। ये जो है थर्ड बैच की अगर मैं आपको बात बता रहा हूँ तो ये एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पुरानी बात है। हम्म। और जो बैंक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे अपनी इस प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग की फंडामेंटल अप्रोच से, वो बैंक्स थे अस्करी बैंक, BIPL, हम्म।
उसके अलावा HMB, बैंक अल्फला, फैसल बैंक, HBL। हाँ। और अगर और अगर जो है आप अभी करंट सिनारियो देखें तो तकरीबन ये जो है हमारा शो जब भी जाता है तो आई थिंक ऑडियंस को स्टडी करना चाहिए कि 3 से 4 महीने पहले ये जो सारे स्टॉक्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, BIPL, अस्करी बैंक, हबीब बैंक, फैसल बैंक, HMB, बैंक अल्फला, हाँ। ये 3-4 महीने पहले कहाँ पे थे, इनकी क्या प्राइस थी और अब इनकी क्या प्राइस है। अगर हम HBL की एग्जांपल ले लें तो आई थिंक HBL की प्राइस 130-140 थी, अब HBL 200 क्रॉस कर गया है। ऐसे अगर हम फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक 70-80 क्रॉस कर गया है और उस टाइम पे 50 से भी नीचे होता था, ऑलमोस्ट डबल हो गया फैसल बैंक। तो ये इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है और ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल तरीका ही है और कोई तरीका नहीं है। और मैं लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से सीख के काम करें, चाहे आप वो खुद सेल्फ स्टडी शुरू कर दें। सेल्फ स्टडी करना तो बेस्ट चीज़ है, यानी कि सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कोई भी चीज़ नहीं है। नहीं। मतलब मैं इवन दो मैं कोर्स टीच कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को रेकमेंड यही करूँगा कि वो अगर उनको सेल्फ स्टडी बेहतर लगती है, उनको सेल्फ स्टडी से समझ आ जाता है, तो वो मेरा कोर्स छोड़ दें और सेल्फ स्टडी करके काम करें। लेकिन अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कोर्स के लिए ऑप्ट करें। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे अकेले बैठ के नहीं पढ़ा जाता, जिस तरह जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ग्रुप स्टडी या किसी माहौल की ज़रूरत होती है पढ़ाई करने के लिए, तो माहौल डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे, एक बिल्कुल। लर्निंग एनवायरनमेंट और एक अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली किस्म का, जिसमें सवाल जवाब भी होते हैं। हमारे ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें जितनी देर का सेशन होता है तकरीबन उतनी देर का क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। ऐसे ही तो ऐसे नहीं होता कि हम लोग लेक्चर दे के गायब हो जाते हैं। प्रॉपर एक टू वे कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, जिसमें स्टूडेंट का ओपिनियन भी लिया जाता है, स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये है। बिल्कुल और बड़ा जो है एक जो है बड़ा एक डिस्कशन में जो है जो दूसरे जो होते हैं जिनके माइंड में वो क्वेश्चन नहीं होते हैं उनको भी नॉलेज मिल रही होती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो है लेक्चर जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट जो होता है उससे भी बड़ी चीज़ें जो है नॉलेज जो है वो मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सारे माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड में नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है तो आपको भी जो है उसका आइडिया हो जाता है कि अच्छा अगर इस तरह का सवाल हो तो इसका क्या आंसर हो सकता है। अच्छा सर, अब जैसे हमने ये बात की कि यहाँ पर कि जैसे 2025 में हाई ग्रोथ जो स्टॉक्स हैं वो ये तो हम फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारा सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि जी हमने जो है इसमें अपनी स्टडी की। और स्टडी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, खुद अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, वहां से भी आप जो है अपनी, लेकिन ये है कि लर्न, आप सीखें समझें और उसके बाद जो है आप काम करें। असल मकसद यही है। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होता कि जो है बस आए देखा और भाई कर लिया। किसी भी चीज के लिए जो है वो लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, 2025 में मुझे बताएं कि कौन से स्टॉक्स हैं सेक्टर वाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्टॉक्स को आप देख रहे हैं कि जो है जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, और जो है जैसे आपकी टॉपिक्स होती हैं वैसी इसमें कौन सी आपकी टॉपिक्स होंगी? ये देखें, वैसे तो मतलब टॉप पिक्स या अच्छा है परफॉर्मेंस की एक लिस्ट होगी पूरी, लेकिन मैं हाँ। जाहिर सी बात है टाइम की शॉर्टेज की वजह से चंद स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ। हम्म। और ये जो स्टॉक्स हैं हमने अपने कोर्स में भी आइडेंटिफाई किए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने जैसे बताया कि जब बिजनेस के साइकिल या इकोनॉमी के साइकिल इंप्रूव हो रहे होते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसमें सीमेंट और ऑटो सेक्टर शामिल है। तो ऑटो सेक्टर में एटलस होंडा ऐसा स्टॉक था जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था अपने कोर्स के अंदर। और एटलस होंडा के अलावा हमने अपने कोर्स के अंदर साजगार को भी आइडेंटिफाई किया था। और जब हमारा कोर्स चल रहा था उस टाइम जो है वो
800 रुपये कुछ का चल रहा था, और वो फिर उसके बाद एटलस होंडा 11-1200 भी क्रॉस किया है। और फिर अगर हम साजगार की बात करें तो साजगार भी जो है वो 1000-1100 का था, और वो 1300-1400 प्लस भी टच किया है। तो यही कुछ मेरी टॉपिक्स होंगी। एक एटलस होंडा, एक साजगार, और फिर एक और कंपनी का मैंने नाम लिया था हपको। और उसके अलावा जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है या जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर है, वो जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर भी जब इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आ रही होती है, जब ऑटो की सेल्स बढ़ती है, जब नए प्लांट लगते हैं, जब नई जो है वेंचर्स हो रहे होते हैं, नई कंपनी सेटअप हो रही होती हैं, तो नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस का भी के अंदर भी पिकअप आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जूबली जनरल एक कंपनी होगी जो कि मैं टॉप पिक्स में आइडेंटिफाई करूंगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए। और आदम जी को भी आप देख सकते हैं विद इन इंश्योरेंस, आदम जी इंश्योरेंस भी। सही। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका। और जो है नाज़रीन, होपफुली जो है आपको काफ़ी हद तक जो है गाइडेंस मिली होगी कि किस तरीके से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आज के सेशन से मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।